ए कोड ऑफ जेंटू लॉ ए कोड ऑफ जेंटू लॉज किस भारतीय ग्रंथ का किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है? यानी ये कोड ऑफ जेंटू लॉ किस भारतीय ग्रंथ का इंग्लिश वर्जन? कोई बता सकते हैं? चलो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, किस भारतीय ग्रंथ का ये अंग्रेजी अनुवाद यानी इंग्लिश वर्जन है? मनुस्मृति। मनुस्मृति का इंग्लिश इंग्लिश वर्जन एक कोड ऑफ जेंटू लॉ कहा जाता है। दरअसल 1765 के बाद भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक व्यवस्था जब स्थापित हुई तो उन्हें यह भी जानना जरूरी था कि भारत की जो परंपरागत कानून व्यवस्था है वो क्या है, भारत की जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो क्या है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो भारतीय जीवन को संचालित करता है। यह समझना बहुत जरूरी था उनके लिए, अगर लंबे समय तक भारत पर शासन करना है। उसी अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था वो स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसका नाम ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। तो ये प्रश्न आता है कि द कोड ऑफ जेंटू लॉज का अंग्रेजी संस्करण ये किसका अंग्रेजी संस्करण है, किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी संस्करण है? तो मनुस्मृति, ये जानते हैं कि स्मृति ये सबसे पुरानी स्मृति है। देवल स्मृति, नारद स्मृति, बृहदारण्यक स्मृति, कई स्मृतियां हैं। उन स्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। और मनुस्मृति को भारत का एक तरह से हम कहें तो पहला कानूनी पुस्तक कह सकते हैं। आज भी हिंदू धर्म के एक बड़े वर्ग को मनुवादी सोच से प्रभावित माना जाता है। तो ये कोड ऑफ जेंटू लॉज इसी भारतीय पुस्तक का संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व क्या है? यानी आर्कियोलॉजी, इतिहास से बहुत गहरा संबंध है इसका। पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करने का अगर कोई व्यवस्था नहीं होती तो फिर इतिहास इस रूप में तो हमारे सामने नहीं होता। निश्चित तौर पे पुरातत्व
पुरातात्विक वस्तुओं के अध्ययन की पद्धति ने अतीत को वर्तमान के सामने स्पष्ट किया कि हमारा अतीत क्या था। हजारों साल पहले हम किन वस्तुओं का उपयोग करते थे, मनुष्य के जीवन में उसकी क्या उपयोगिता थी। इन पुरातात्विक वस्तुओं को का अध्ययन करके उस दौर की राजनीतिक व्यवस्था, उस दौर की सामाजिक व्यवस्था, उस दौर की सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर ये अध्ययन की पद्धति विकसित नहीं हुई होती, पुरातात्विक यानी पुरानी वस्तुओं के का अध्ययन, तो फिर इतिहास अधूरा होता, अभी भी इतिहास गर्भ में ही होता। तो जिस विज्ञान की शाखा के, जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विशिष्ट उत्खनन किया जाता है, क्योंकि जो चीजें अंदर दबी हुई हैं, पृथ्वी के अंदर मिट्टी के नीचे दबी हुई हैं, उनका उत्खनन यानी एक्सकवेशन यानी खुदाई होती है। खुदाई से जो चीजें प्राप्त होती है उसका अध्ययन किया जाता है कि ये कितनी पुरानी है, इसका क्या उपयोग होता था, ये किन चीजों से बनी हुई है, बनाने के लिए कौन सा तकनीक का उपयोग किया गया है। अगर तकनीक के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है तो इससे पता चलता है कि उस समय के लोग किस तकनीक का उपयोग करते थे, किसी वस्तु की क्या उपयोगिता थी। तो इससे उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का उत्खनन किया जाता है और प्राचीन लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, भौतिक जीवन के बारे में, हालांकि इन साक्ष्यों के आधार पर कुछ आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन मुख्यतः भौतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उसे हम पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी कहते हैं। ये इतिहास के लिए एक प्रमुख विद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स ये भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, यानी इतिहास वर्तमान भविष्य सबसे जुड़ा हुआ है। बेसिकली एक स्टडी मेथड है। तो न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का, कॉइन्स, अध्ययन किया जाता है। और इन सिक्कों के माध्यम से अतीत के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सिक्के
मुख्यतः यानी कॉइन्स ये आदान प्रदान के एक माध्यम, विनिमय का माध्यम, इसका एक मूल्य होता है। वर्तमान में भी सिक्के और या मुद्राएं हैं, इसका एक निश्चित मूल्य है। तो प्राचीन काल में भी जिन सिक्कों का उपयोग किया जाता था उनका एक निश्चित मूल्य होता था और विनिमय के साधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। निश्चित तौर पर इन सिक्कों के ऊपर कई तरह की आकृतियां बनाई जाती थी, जारी किए जाने वाले वर्ष अंकित होते थे। तो इन सिक्कों के आधार पर उस दौर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उस दौर के राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये सिक्के इतिहास को समझने के लिए, इतिहास का अध्ययन करने के लिए, अतीत का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे भारत में मौर्य, ये हड़प्पा सभ्यता के में भी इस प्रकार के मोहरों का इस्तेमाल होता था। मोहरों पर विभिन्न प्रकार की आकृति मिली है। इन आकृतियों के माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कब किन राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए, किसने चांदी के सिक्के जारी किए, किसने शीशे के सिक्के जारी किए, किसने चमड़े के सिक्के जारी किए। भारत में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सिक्कों के प्रमाण मिलने लगते हैं। मौर्य काल में जो सिक्कों का उपयोग होता था, इनको पंचमार्क यानी पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। यानी आहत सिक्के कहलाते थे ये। इन सिक्कों के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी होती थी, कोई लेख अंकित नहीं होता था। तो ये सिक्के अतीत को समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा स्रोत है। तो न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत इन्हीं सिक्कों का अध्ययन किया जाता है और उससे अतीत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथा। नाम सुना होगा आप लोगों ने, जातक कथा का संबंध किससे है? जातक कथा का संबंध महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध से है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध यानी बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले उन्होंने कई जन्म लिए और लगभग 550 550 से अधिक
बार जन्म लेने के उपरांत इन्होंने बुद्ध के रूप में जन्म लिया। 550 बार से अधिक बार जन्म लेने के उपरांत गौतम बुद्ध के रूप में इन्होंने जन्म लिया। तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संग्रह जातक कथा कहलाता है। इसमें बुद्ध किस जन्म में, किस रूप में थे, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यानी हम प्राचीन काल से ही पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। यानी मनुष्य के रूप में जन्म लेने के पहले व्यक्ति को कई योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और सबसे उत्तम कार्य करने वाले व्यक्ति को ही मनुष्य की योनि में जन्म लेने का अवसर मिलता है। तो बुद्ध को बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 550 से अधिक बार जन्म लेना पड़ा। उसके बाद वो बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। तो जातक कथा का संबंध बुद्ध के पूर्व जन्मों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखकों ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। यूनानी लेखकों ने भारत के संबंध में, यूनानी लेखकों ने किस भारतीय राजा को सैंड्रोकोटस सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित करते हैं? सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित करते हैं। यह प्रश्न है कि यूनानी लेखक किस भारतीय शासक को सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित करते हैं? तो सर चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को ये सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित करते हैं। और उन्होंने ये बताया है कि 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व इस राजा का राज्याभिषेक हुआ था। अपने ग्रंथों में उन्होंने इसका वर्णन किया कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। और ये तिथि यानी 322 ईस्वी पूर्व की जो तिथि थी वो भारतीय इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि बन गई। और यही तिथि यही पहचान यानी भारत के तिथि क्रम का आधारशिला बन गई।
अगर संभवतः यूनानी लेखकों ने अगर इस बात का वर्णन नहीं किया होता तो कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ, तो शायद हमें यह पता भी नहीं चलता कि चंद्रगुप्त कब राजा बना। और वहां से जो तिथि क्रम की शुरुआत होती है, वो भारतीय इतिहास को समझने में, भारतीय इतिहास के तिथि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका, एक बड़ा सहयोग मिल गया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक बहुत बड़ा सहयोग मिल गया। तो ये यूनानी लेखकों के कारण ही भारत में ऐतिहासिक तिथि क्रम की शुरुआत होती है, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया था कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में नहीं, सैंड्रोकोटस के रूप में, और इतिहास और तथ्यों के अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। उसके बाद फिर मौर्य वंश के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास को भी समझने में बहुत आसानी हुई। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों में कितने युग बताए गए? युग, कितने युग बताए गए हैं पुराणों में? हाउ मेनी एरास, कितने युग? द्वापर, त्रेता, कलयुग, एक और युग है ना, 4 युग। 4 युग कौन कौन है? चार युग तो बताए गए हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सा युग है? पहला युग कृत, दूसरा युग त्रेता, तीसरा युग द्वापर, और चौथा युग कली। ये 4 युग का वर्णन किया गया है पुराणों में, और ये बताया गया है कि हर युग अपने पिछले युग की तुलना में घटिया होगा। यानी हर युग के बाद लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक रूप से पतन होता चला जाएगा, और कलयुग आते आते क्या होगा आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि कलयुग में हम लोग हैं और कलयुग के दौर को देख रहे हैं कि कलयुग में क्या हो रहा है। यानी इस चारों युगों में सबसे घटिया युग कलयुग। आध्यात्मिक रूप से पतन होगा, नैतिक रूप से पतन होगा, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन होगा, और हम सब देख रहे हैं ये सब। और यह स्पष्ट कहा गया है कि हर युग पिछले युग से, अपने पिछले युग से घटिया होगा। हर बाद वाले युग में मनुष्य के नैतिक और सामाजिक मापदंडों का पतन हो जाएगा, और ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, भगवान का कली अवतार अभी बाकी है। और ऐसा माना जाता है कि
कलयुग में आधा समय तो गुजर चुका है, अभी आधा और बचा हुआ है। तो भगवान का कलंकी अवतार होगा जब जब पृथ्वी पर पाप का इंतहा हो जाता है, तब तब उस अधर्म को समाप्त करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, मनुष्य के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। जैसे जैसे हम आगे के युग की तरफ बढ़ते हैं तो अधर्म ही धर्म बन जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। आज आप वही देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे हम युगों में आगे बढ़ रहे हैं, जो अधर्म है वो धर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल और लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, इस पे लंबी बहस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने गायों की सुरक्षा के लिए, पहला व्यक्ति जिसने गायों की सुरक्षा के लिए गायों की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की, गायों की सुरक्षा के लिए पहल की, चिंता व्यक्त की, और ये गौ रक्षा आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो उन्होंने ये बताया था कि गायों की सुरक्षा आवश्यक है, गायों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो वो पहले व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। सूत निपात एक बौद्ध ग्रंथ है, सूत निपात एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि बुद्ध ने गायों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। पशुधन जिस दौर में गौतम बुद्ध थे, जिस दौर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उस दौर में यज्ञ की प्रधानता थी और यज्ञों में बड़ी संख्या में गायों की बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल थी, क्योंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि क्रांति का भी दौर था, द्वितीय नगरीकरण का भी दौर था। कृषि के लिए पशुओं की आवश्यकता थी, और गाय ही नहीं होंगे तो फिर बैल कैसे होंगे। इसलिए पशुओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया और उसके साथ साथ गायों की सुरक्षा पर बल दिया। तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गायों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की, गायों की सुरक्षा की आवश्यकता बताई, क्योंकि आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप के लिए गायों का होना जरूरी था। तो आर्थिक गतिविधियों के लिए गायों का होना जरूरी था। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए, कृषि के क्षेत्र में पशु शक्ति का उपयोग करने के लिए पशुओं का होना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने इस पर बल दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में किस नदी को देवी का दर्जा दिया गया? देवी का दर्जा दिया गया था किस नदी को? बता सकते हैं कोई भी? किस नदी को देवी का दर्जा? सरस्वती नदी को। सरस्वती, थैंक्स। सरस्वती नदी को देवी का दर्जा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन नदियों की घाटियों में सभ्यताओं का विकास हुआ। ये नदियां जीवन रेखा है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जीवन रेखा है। इन नदियों के बिना सभ्यता का विकास संभव नहीं है। और आज वर्तमान में गंगा को देवी के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो ये नदियां जीवनदायिनी हैं। इन नदियों की गोद में ही बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। ये सभी सभ्यताएं नदी घाटियों में ही, नदियों की गोद में ही विकसित हुए। और आज भी हिमालय से निकलने वाली नदियां जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, उन क्षेत्रों की भूमि काफी उपजाऊ है। अगर उस क्षेत्र के लोगों को जीवन है, जीवन का आधार है ये नदियां, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल की पहली बस्ती कौन सी थी? कौन सी थी पहली बस्ती? कोई बताएंगे पहली बस्ती कौन सी थी? नवपाषाण काल की पहली बस्ती मेहरगढ़। यह बलूचिस्तान जिले में स्थित है। वैश्विक स्तर पर नवपाषाण काल की शुरुआत BCE में माना जाता है, लेकिन भारत में 7000 BC माना जाता है। और मेहरगढ़ वो पहली बस्ती थी जहां से 2 प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। पहला कृषि और दूसरा पशुपालन। ये 2 प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसे ब्रेड बास्केट यानी रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। यह दरअसल बोलन नदी के किनारे बसा हुआ है।
अगर यह प्रश्न आता है कि कृषि कार्य का प्राचीनतम प्रमाण भारत में कहां से मिलता है, तो मेहरगढ़ से। और इसके साथ साथ पशुपालन, और इसकी शुरुआत भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत 7000 बीसीई माना जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 बीसीई माना जाता है। नवपाषाण को, इस दौर को क्रांति का दौर भी माना जाता है, क्रांति का दौर, क्योंकि इसी काल में मनुष्य ने अपना अस्थायी जीवन जीना शुरू किया। अस्थायी तौर पर एक जगह रहकर कृषि कार्य की शुरुआत हुई। तो इसलिए इसे, यानी मानव की जो अब तक हजारों वर्षों से जो घुमंतु जीवन जी रहा था, नोमैडिक लाइफ जी रहा था, वो नवपाषाण काल में उसका अंत हो गया और एक परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत होती है। छोटी छोटी बस्तियां आकार लेती हैं और आगे चलकर इन्हीं बस्तियों की पृष्ठभूमि पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जो ईरानी बलूची ग्राम्य संस्कृति की पृष्ठभूमि पर। और यह सिद्धांत, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के इस सिद्धांत को लगभग सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि ईरानी बलूची ग्राम्य संस्कृति की पृष्ठभूमि पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये नवपाषाण कालीन यानी नियोलिथिक एज का, ये नियोलिथिक एज की ये बस्ती है जहां पे एग्रीकल्चर